नमस्कार, मैं हूं किरण दत्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं 10वें चलो राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं पाइट के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर बीबी शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सर, आप हमें ये बताइए कि रास कला मंच के आपके इस प्रांगण में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? देखिए, रास कला मंच जैसी कलात्मक संस्था को आमंत्रित करने का मेरा बहुत पहले का स्वप्न था जी। मैं चाहता था कि हमारे विद्यार्थी, हमारी युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक विकास हो, वे अपने आप में पूर्णता प्राप्त करें। इस दृष्टि से रास कला मंच में मुझे वो सब बातें प्रतीत हुई। और क्योंकि रास कला मंच से मेरा जो संबंध है वो बहुत पुराना है, क्योंकि श्री रवि मोहन हमारे विद्यार्थी जैसे हैं। जिन दिनों ये मंच करते थे विद्यार्थी के रूप में, तब हम देखा करते थे, ये मिला करते थे। तो निश्चित रूप से जो इनकी साधना है, ईमानदार साधना है, उस साधना के फलस्वरूप ये सपना मेरा अब साकार हुआ है। और पिछले 2-3 वर्षों से रास कला मंच मेरे पाइट कॉलेज को उपकृत कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ। सर, मैंने सुना है कि आपने बहुत ही कम उम्र में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल मैं ऐसा मानता हूं किरण जी कि व्यक्ति को कई बार स्थितियां सिखाती है। बचपन में परिवार का वातावरण, परिवार की जरूरतें, परिवार की सीमाएं, वैष्णव परिवार था, पंडित परिवार से हम संबंध रखते थे। तो हम जैसे खेलने के लिए कहते, हमारे माता पिता कहते थे ये लो रामायण और गली में बैठ करके पढ़ो। माइक उन दिनों होते नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो रामायण गाते थे गला फाड़ फाड़ करके। ये तो सोचा नहीं था कि हम प्रोफेसर बनेंगे, ड्रामे करेंगे। लेकिन बचपन से जो ग्रूमिंग हुई है, उस ग्रूमिंग से ही कहीं ना कहीं निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। और उसी का परिणाम थोड़ा बहुत है कि मैं कलात्मक जो विधाएं हैं उनके प्रति जुड़ता चला गया। जी। तो सर, आपने जैसे आपने कि बताया हमें कि आपने साथ साथ अभिनय भी करना शुरू किया है, तो सर उसमें क्या क्या चीज़ें की हैं आपने? जैसे बचपन में रामलीला होती थी जी। रामलीला की रिहर्सल मेरे अपने ही संस्थान में होती थी। ऊपर हम छोटे छोटे थे, रामलीला की रिहर्सल देखते थे, उनके गीत याद हो जाते थे, सारा दिन वो गीत गाते थे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपनी रामलीला मंडली बनाने लग गए कि उसमें फिर रोल करने लग गए। कभी लक्ष्मण बन जाते थे, कभी रावण बन जाते थे, कभी राम बन जाते थे, कभी सीता बन जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे अभिनय में भी मेरी रुचि बढ़ती चली गई। और उस रुचि का विकास जो है, मैं ऐसा मानता हूँ, विद्यार्थी जीवन में जब मैं कॉलेज में आया उस समय थोड़ा सा विकसित होना आरंभ हुआ, शेप लेने लगा। तो सर, इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आप बचपन से ही रामलीला करते आ रहे हैं, आपको रामायण के सभी चीज़ें याद हैं, रामायण आपको मुँह जुबानी याद है, तो आप इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? क्योंकि बचपन में ऐसा होता है ना कि हम खेल कूद में रहते हैं, हमें इतना कोई नहीं कहता कि बेटा ये करो वो करो, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? हमने दरअसल कोई खेल नहीं खेला बचपन में जी। कुछ सोर्सेज भी नहीं थे खेलने के, और सोचा भी नहीं। तो स्थितियों को मैं सबसे अधिक जिम्मेदार मानता हूं, और स्थितियों के साथ साथ अपने माता पिता के संस्कारों को। और एक हमारे गुरुजन जो कॉलेज जाकर के हमें मिले, डॉक्टर बीबी भारद्वाज, उन्होंने मुझे नाटक में विधिवत रूप से
लेना आरंभ किया और मैंने अपने जीवन का सबसे पहला नाटक आईबी कॉलेज पानीपत में किया था। सन 1976 में मैं ग्रेजुएशन में था, सेकेंड ईयर में, और यहाँ पर हमने नाटक किया था। और कमाल की बात देखिए, हमें डायलॉग भी याद नहीं थे। अच्छा। और मैं यहाँ पर जब आया, स्टेज पर चढ़ा, तो मेरी बेवजह बातों पर लोग हंसने लग गए और मुझे बड़ी हैरानी हुई। और धीरे धीरे वो नाटक इतना जमा कि मुझे रिकमेंड तो हुआ ही, बेस्ट एक्टर मुझे डिक्लेयर किया गया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हाँ। मैं ऐसा मानता हूं कि अभिनय में व्यक्ति को सहज होना चाहिए। जी। जितना जितना आप सहज रहेंगे, आप उतना ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं। जी सर। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप रामायण भी गाते थे, आपने अभिनय भी किया है, आप स्टेज भी कंडक्ट किया करते थे, मैंने सुना है, और आप गाते भी थे। तो सर अगर आप कुछ हमें सुनाना चाहें तो हमारा सौभाग्य है, हम सुनना चाहेंगे आपको। चलिए, रासकला मंच जी। हमारे पाइट कॉलेज में आए हैं, तो वातावरण के मुताबिक मैं एक नज्म की कुछ पंक्तियां गुनगुना देता हूं। यद्यपि मेरी अवस्था बड़ी हो गई है, मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए, आप गाते सच में बहुत अच्छा है। भीगा भीगा मौसम है, वक्त भी सुहाना है। भीगा भीगा मौसम है, वक्त भी सुहाना है। आज गम जमाने के, आज गम जमाने के, हमको भूल जाना है। भीगा भीगा मौसम है। ठीक चल रहा है? जी सर, बिल्कुल। ऐ गमे ज़माना तू, ऐ गमे ज़माना तू, हमको तन्हा रहने दे। ऐ गमे ज़माना तू, हमको तन्हा रहने दे। आंसुओं के साए में, आंसुओं के साए में, हमको मुस्कुराना है। भीगा भीगा मौसम है। मैं क्षमा चाहूंगा किरण जी, आप हमारे बच्चों की तरह है, तो अगली दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। जी। तुम बाहर फूलों की, तुम बाहर फूलों की, हम बिखरते पत्ते हैं। तुम बाहर फूलों की, हम बिखरते पत्ते हैं। जीवन की सच्चाई है, बिजलियों के साए में, बिजलियों के साए में, आशियां बनाना है। भीगा भीगा मौसम है। सर आपने तो बिल्कुल माहौल बना दिया है। अरे अरे सर, अब जब माहौल बन ही गया है तो क्यों ना हम इसे बने रहने दें। और सर मैंने सुना है कि आप लिखते भी हैं, तो दो पंक्तियां अगर आप सुना देंगे तो। लिखने की कोशिश करता रहता हूं जी। उन रास्तों पर, उन पगडंडियों पर चलने का प्रयास करता हूं, लेकिन कहीं पहुंच पाया हूं किसी आयाम तक, ये मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, अनभिज्ञ हूं। खैर, दो तीन पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। जी बिल्कुल सर। मत उठाओ इन तंग दीवारों को, आज के परिवेश पर मत उठाओ इन तंग दीवारों को, इतनी बेदर्दी और इतने उदार मन से मत उठाओ। मत उठाओ इन तंग दीवारों को, इतनी बेदर्दी और इतने उदार मन से। कोई झरोखा तो रहने दो सांस लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो सूर्य की थकी हारी किरणें दस्तक देकर लौट जाएं। कहीं ऐसा ना हो सूर्य की थकी हारी किरणें दस्तक देकर लौट जाएं।
और अंधकार भी घुटने लगे तुम्हारी इस संकीर्णता में, जी और अंधकार भी घुटने लगे तुम्हारी इस संकीर्णता में। जी सर। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों यहां? तमतमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम सभी के लिए मैं भला कब तक जलूं? व्यर्थ की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, साम्राज्य यहां घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत खूब सर, बहुत। ये लड़ाई, ये संघर्ष की जो एक भावना है, जब तक व्यक्ति के मन में नहीं होगी तब तक व्यक्ति, ये विद्यार्थी, ये युवा पीढ़ी एक रचनात्मक रास्ता नहीं अपना सकती। वृक्ष हों भले खड़े, बच्चन जी ने कहा है जी। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, जीवन अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी और बेटा मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी को कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की। आपने मुझे छेड़ दिया है साहित्य की दृष्टि से, खैर। अरे सर नहीं नहीं, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। वाह सर वाह। हमारे विद्यार्थियों में ये संघर्ष की भावना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका आदेश हुआ, मैंने बोल दिया है। आप अच्छा सर, एक चीज और, जी, आपका एक हरियाणवी सॉन्ग भी आया था बीच में, हाँ, जो काफी प्रसिद्ध हुआ, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं बीए फाइनल में था बेटे उस समय। तो हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल हुआ और प्रिंसिपल साहब कहने लगे कोई लोकगीत करवाते हैं हरियाणवी। जी। तो मैंने ऐसे गीत गा दिया। वो गीत था मनावे हिचकी, परदेश गए बालम की याद सतावे हिचकी। प्रिंसिपल साहब कहने लगे ये तो लड़कियों का गीत है और तू तो गा नहीं सकता, गर्ल्स को तैयार कर। तो 3-4 जो गर्ल्स थी अच्छा गाती थी, उनको मेरे पास उन्होंने बिठाया और कहा कि 10 दिन बाद मैं फिर इनको में से आप चुन लो और फिर मैं सुनना चाहूँगा। तो मैंने चुन करके सुनवाया। प्रिंसिपल साहब कहने लगे नहीं, मज़ा नहीं आया, ये गीत आप ही गाएंगे। अच्छा। तुम ही गाओगे। मैंने कहा ये तो लेडीज गीत है। कि नहीं, आप गाओगे और बहुत अच्छा लगेगा। कई बार होता है कि मेल फीमेल का गीत गाए तो पब्लिक शायद और भी रिस्पॉन्ड करती है। तो मेरा ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था और टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में मुझे लॉयंस क्लब ले गए के लोग ले गए थे। वहाँ पर जाकर के ऑल इंडिया लेवल पर, यानी कि कई स्टेट्स आई हुई थी, और वहाँ पर मुझे सेकंड प्राइज मिला था। जी। और जजेस तीनों ही संयोग से सरदार थे और वो भाषा भी हरियाणवी इतनी समझते नहीं थे, लेकिन दे डिक्लेयर मी सेकंड। तो मैगजीन में जब मेरी फोटो लगने लगी तो मेरा नाम नहीं लिखा गया फोटो के नीचे, ये लिखा गया कि मैंने आवे हिचकी। आज भी हमारे कॉलेज में जब प्रोफेसर बात करते हैं पुराने तो मुझे हिचकी कह करके बुलाते हैं कि वो हिचकी। ओके। तो सर वहाँ तो आपने लोगों को मंत्रमुग्ध कर ही दिया होगा, तो अगर आप उसकी कुछ 2 पंक्तियां हमें सुनाएं। हाँ, मन आवे हिचकी, मन आवे हिचकी, परदेस गए बालम की याद सतावे हिचकी। मन आवे हिचकी, परदेस गए बालम की याद सतावे हिचकी। मन आवे हिचकी, मन आवे हिचकी, मन आवे हिचकी, मन आवे हिचकी, मन आवे हिचकी। अब बहुत अभ्यास नहीं रहा, पहले मैं खूब गाता था। जी। सर जब आपके अंदर है इतनी क्षमता गाने की, लिखने की, तो आपने उसी चीज को आगे एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं कंटिन्यू किया? दरअसल बात यह है, आपने बहुत ही अच्छा मेरी दुखती रग को कहीं ना कहीं आपने छेड़ा है। क्षमा कीजिएगा सर। दरअसल बात क्या है कि ये जो सेटिस्फैक्शन शब्द है ये अच्छा तो लगता है,
लेकिन कई बार ये विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। मैंने बीए किया, एमए किया और प्रोफेसर लग गया, संतुष्ट हो गया, और एक मन में था कि मैं प्रोफेसर, मेरी इमेज, मैं गाऊंगा नहीं, एक्टिंग भी करूंगा, बच्चे क्या कहेंगे। एक दिमाग में ये बात आ गई और सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, बस बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे साथ के जो और कलाकार थे वो फिल्मों में चले गए क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिला। वो जगह जगह धक्के खाते रहे। उनके सामने ये था कि क्या करें। वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां मैं भी पहुंचना चाहता था। वो प्यास, आज मैं 64 वर्ष का हो गया हूं, आज भी मेरे अंदर वो प्यास है। इसीलिए जब भी मैं रवि मोहन जैसे, आप जैसे कलाकारों को देखता हूं तो अपना अतीत मैं आपके अंदर ढूंढता हूं और आपके अतीत को जीने की कोशिश करता हूं। और बड़ा गौरवान्वित होता हूं कि देखो इन्होंने कितना अच्छा, जो जीवन में सोचा वही कर लिया। मैंने जो जीवन में सोचा मैं वो शायद पूरी तरह कर नहीं पाया। हाँ, विद्यार्थियों में वो मैं करता रहता हूँ। लेकिन सर वो क्या चीज थी, क्या वजह थी जो आप नहीं कर पाए? दरअसल बात यह है कि मैरिज हो गई, विवाह हो गया, और उसके बाद फिर ये मन में आया कि अब बस यही रास्ता है, छोड़ो सब। तो इस वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। संघर्ष की वो जो ललक होती है, मजबूरी होती है, वो थोड़ी सी कम हो गई। मैं संतुष्टि की ओर बढ़ चला। फिर परिवार में हम दोनों पति पत्नी सर्विस में थे, तो दोनों के सर्विस में होने की वजह से समय नहीं मिलता था। तो इस वजह से वो बात कहीं ना कहीं अंदर रह गई। सर, परफॉर्मिंग आर्ट एक विद्यार्थी के लिए कितना जरूरी है? देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट विद्यार्थियों के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर लेने से भी अधिक आवश्यक है। हम अपने विद्यार्थियों से एक ही बात चाहते हैं कि वो सारा दिन पढ़ते रहें, रटते रहें, और रटा हुआ पढ़ा हुआ परीक्षा में उगलते रहें। तो ये जो मशीनीकरण है शिक्षा का, इसके कारण से वो अच्छे अंक कागजों में तो ले लेते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे अंक नहीं ले पाते। जीवन में अच्छे अंक प्राप्त करना एक अलग बात है। वो मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक वे विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के मुताबिक अभिनय में, गायन में, और आपके भाषण में, कविता में, पेंटिंग में, कोई भी बात है, जब तक वो उसे अपनी जिंदगी का, अपनी पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाएंगे विद्यार्थी जीवन में ही, तब तक उनकी एजुकेशन को मैं अधूरा मानता हूं। एक विद्यार्थी है, अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, इंटरव्यू पर जाता है, उससे प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्न का उत्तर आता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने कभी भी ऑडियंस को या कुछ लोगों को फॉर्मली फेस ही नहीं किया। कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको विषय आता है फिर भी आपको नहीं आता, क्योंकि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में बोलने की कला से अपने आप को जोड़ा ही नहीं। ये जो स्टेज पर आना है, मॉब को फेस करना है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है, मैं ऐसा मानता हूं। और हम ये कहें कि जी बोलने से क्या होता है, बोलने से क्यों नहीं होता। बोलते बोलते व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है, बिल्कुल, केवल बोलने के बल पर। तो बोलने में बहुत ताकत है, बोलने में बहुत शक्ति है। प्रश्न इस बात का है कि आप बोलते कैसा हैं। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, और आप यहाँ पाइट कॉलेज में डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, तो सर आपका क्या मोटिव रहता है? आप बच्चों को किस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान ना दें, साथ ही साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दें? देखिए, बहुत आपने जीवंत और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। देखिए, आज का विद्यार्थी जो है
वो एक तो फैशन, पाश्चात्य संस्कृति और भाषा की दृष्टि से बहुत अधूरा है। ना उसे हिंदी आती, ना उसे अंग्रेजी आती। जी। अंग्रेजी बोलता है तो हिंदी पे आ जाता है, हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी पर आ जाता है। एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरे क्या है, विद्यार्थियों में संस्कार नहीं है। माता पिता, क्षमा चाहूंगा, माता पिता ने भी शायद संस्कारों की दृष्टि से उन्हें कभी भी मार्गदर्शन उनका नहीं किया, प्रेरणा नहीं दी। और तीसरी बात है अपनी परंपरा को जानना। हमारे देश के कितने शहीदों ने शहादत दी, भगत सिंह कौन थे, शहीद किस तरह से उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व अर्पित किया। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं आज का विद्यार्थी अधूरा है। मैं जब उनसे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करता हूं तो वे बड़े हैरान होते हैं कि शायद किसी और युग की बात कर रहे हैं। तो आज के विद्यार्थियों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने इतिहास से जोड़ना बहुत आवश्यक है। और वे अभिव्यक्ति की दृष्टि से, एक्सप्रेशन की दृष्टि से मजबूत हों, अपनी बात कहने में सक्षम हों। मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं। मैं विद्यार्थियों से प्रश्न करता हूं, रामायण पढ़ी है? विद्यार्थी देखते हैं, रामायण सर। गीता पढ़ी है? गीता तो नहीं पढ़ी। ऐसा मानते हैं गीता तो मरने वाले को पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है। तो ये जो बातें हैं, इनके कारण मैं कहीं ना कहीं अंदर से खंडित होता हूं, टूटता हूं। मैं बिल्कुल चौथी जमात में था, मुझे शंकर जी के, विष्णु जी के 15-15 श्लोक याद थे। तो आज के विद्यार्थियों को उनके माता पिता श्लोक न सही, अच्छी बातें, अच्छी कहानियां सुना करके उन्हें संस्कारित तो कर सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें पता ही नहीं है कि गुरु क्या होता है, उन्हें पता नहीं है कि माता पिता की क्या महिमा है, उनका क्या स्थान है। तो इस दृष्टि से मैं पाइट में आकर के, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ बच्चे बड़े हाई फाई परिवारों से आते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा उपयोगी मानता हूँ और उसमें कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल रहा हूँ और शायद सफलता भी थोड़ी बहुत अर्जित की है। जी जी। सर, आपके पास शब्दों का भंडार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शब्दों का महत्व क्या है? देखिए, शब्द को अक्षर कहा गया है, जो क्षरित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अमर रहता है। आप जो कुछ मुंह से निकालते हैं वो शब्द वाइब्रेशंस में, वातावरण में जिंदा रहता है, जीवित रहता है। इसीलिए शब्द में बहुत शक्ति है। शब्द को ईश्वर कहा गया है कि आप इसका उपयोग बड़े विवेक से करें, बड़े ध्यान से करें। देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। ये शब्द शत्रु को मित्र बना देते हैं और मित्र को शत्रु बना देते हैं। अरे भाई, द्रौपदी ने एक ही बात तो कही थी दुर्योधन को कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। जी, यही कहा था। कितना बड़ा महाभारत हुआ, कितना रक्तपात हुआ, और आज तक वो शब्द की चुभन शायद दुर्योधन के अंदर से समाप्त ना हुई हो। उनकी अंतरात्मा से आज भी उनको चुभन दे रही हो, पीड़ा दे रही हो। इसीलिए शब्दों की हमारे जीवन में बड़ी महिमा है। हमें शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जी। जब हम शब्दों का प्रयोग सही करना सीख जाते हैं तो चाहे परिवार के लोग हों या 10,000 की भीड़ हो, 5 लाख की भीड़ हो, आप उन सबको अपने हृदय से जोड़ सकते हैं। जी। मैं ऐसा मानता हूं। जी। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग, तो शब्दों, ये अकाउंट, पैसा, धन दौलत जोड़ते हैं लोग, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आपके अकाउंट में शब्द भी होने चाहिए। जी। जिन शब्दों के द्वारा आप अपने आप को स्थापित कर सके, अपना परिचय दे सके।
सर, चलो थिएटर फेस्टिवल जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग नाटक आए हुए हैं, अलग अलग रंगमंडल के। तो जो पाइट कॉलेज के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये इंजीनियर ही बनेंगे या इंजीनियरिंग के पीछे ही भागेंगे, वही इनका कैरियर है, मैं ऐसा नहीं मानता। इंजीनियरिंग करने के साथ साथ अगर विद्यार्थी में अभिनय की प्रतिभा है, गाने की प्रतिभा है, बोलने की प्रतिभा है, एंकरिंग करने की प्रतिभा है जी, तो उसे उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए, और वो जो उसकी एजुकेशन है वो उसको निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। वो उसकी कला में उसके कद को और अधिक सुंदरता प्रदान करेगी और अधिक ऊंचाई प्रदान करेगी। जी। तो विद्यार्थियों को आज ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये बनूंगा। जैसे बहते पानी को किनारों में बांधने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने दें और वे अपना रास्ता अपने आप ढूंढते चले जाएंगे, तो उनका रास्ता, उनका लक्ष्य बहुत लंबा और बहुत बड़ा होगा। तो मैं विद्यार्थियों पे ये छोड़ देता हूं और उन्हें कहता हूं कि भी आप अपने स्वयं निर्णय लें कि आपको जीवन में क्या बनना है। और किरण जी, मैं बात कर रहा था अभी रवि मोहन जी से कि बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो अपनी इच्छा के मुताबिक अपने कैरियर को चुन पाते हैं। जी बिल्कुल सर। आप उनमें से एक हैं जी। कि आपने ये सोचा कि जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं कि आप पुलिस में हैं, हाँ जी मैं पुलिस में तो हूं, लेकिन मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता था। कि जी आप प्रोफेसर हैं, कि जी प्रोफेसर तो हूं, मैं तो एक्टर बनना चाहता था जी, दुखी रहूंगा सारी उम्र। तो ये ठीक है, ये मजबूरी है, हमें जहां नौकरी मिलती है हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना कैरियर अपनी रुचि के मुताबिक ढाल सकें, भले उसमें इनकम भी कम हो, संघर्ष भी करना पड़े, आपको भागदौड़ करनी पड़े, धक्के खाने पड़े, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं आपका जीवन बहुत सफल है। जी सर, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को वही संदेश देना चाहूंगा जो कक्षा में देता रहा हूं पिछले 40 साल से। सब कुछ मिलता है गांधी के इस देश में, कहीं और हम जन्मे शायद या हमको पहचान नहीं, चहुदिशी रावण राज हुआ है, दूर तलक इंसान नहीं, राम राज का सपना बापू साथ तेरे ही चला गया, तू जो छोड़ गया था बापू यह वह हिंदुस्तान नहीं। वास्तव में विद्यार्थियों में एक बात किरण जी मैं चाहूंगा आप अपने इस मीडिया के माध्यम से, चैनल है जो भी है, रासकला मंच है, जन जन तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल सर। कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं आज, भ्रष्टाचार है, कुछ भी है, उन सब का एक ही समाधान है। एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा एक ही समाधान है, और वो है चरित्र निर्माण। जी सर। हमारे देश की युवा पीढ़ी का चरित्र निर्मित नहीं हो रहा है। हम किताबों के बोझ से उन्हें लादते जा रहे हैं, तोता बना रहे हैं रटा रटा करके, लेकिन जो चारित्रिक बात है, चरित्र वाली बात है, वो चरित्र वाली बात उनमें आनी बहुत आवश्यक है, वरना ये धरती, ये देश, ये समाज रहने के लायक नहीं रहेगा अगर चरित्र का निर्माण समय पर हमने नहीं किया। हम बच्चों को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना भूल जाते हैं। जी। माँ बाप केमिस्ट्री के बोझ से लादते हैं, फिजिक्स के बोझ से लादते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों के बोझ से लादते हैं, लेकिन इंसानियत का सबक जिंदगी बीत जाती है उनकी, हम उन्हें देना ही भूल जाते हैं। वे इंसान तो बन ही नहीं पाए। तो अच्छा इंसान बनना मैं अपने युवाओं में चाहता हूं कि वो अच्छे इंसान बने और चरित्र
निर्मित हो इस देश का, इस देश की युवा पीढ़ी का। जी। फिर उठो ऐ देशभक्तों, फिर तुम ही कुछ कर सकोगे। फिर उठो ऐ देशभक्तों, फिर तुम ही कुछ कर सकोगे। भूल अपने को गए, सागर तुम ही तो तर सकोगे। अर्थ संकट की अभी लंका जलानी है तुम्हें। राम राज्य वसंत की शुभ वायु लानी है तुम्हें। और अंत में 4 पंक्तियां आपकी अनुमति से मैं विद्यार्थियों के लिए अक्सर बोलता हूं। हमने जब भी पंख तोले हैं उड़ानों के लिए, हमने जब भी पंख तोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। हमने जब भी पंख तोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। आग में फेंको या जहर दे डालो हमें, अब तो हम तैयार हैं सब इम्तिहानों के लिए। अब तो हम तैयार हैं सब इम्तिहानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया रासकला मंच में, और रासकला मंच का मैं स्वागत करता हूं अपने पाइट कॉलेज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम टीचर लोग हैं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, समय है। समय तो बिल्कुल आपके लिए है, और आप जब भी आमंत्रित करेंगे मैं इसी प्रकार से आता रहूँगा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा, आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद। खुश रहो। थैंक यू।